बात सुनो इब्राहिम, फैसला हो चुका है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हें मेरे इस मंसूबे पर दस्तखत करने ही होंगे, वरना मैं भूख हड़ताल कर दूंगी। रात के पिछले पहर कमरे में घुप अंधेरा था और बेड लैम्प की मध्यम रोशनी में एशन किसी भयानक साए की तरह इब्राहिम के सिर पर सवार थी। इसके हाथ में एक कागज लहराया जा रहा था और लहजा ऐसा था जैसे किसी जंग का ऐलान कर रही हो। इब्राहिम जो गहरी नींद में था, इस अचानक इब्तिदा पर हड़बड़ा कर उठ बैठा और खौफज़दा नज़रों से अपनी नई नवेली दुल्हन को देखने लगा, जिसके साथ अभी शादी को मुश्किल से 6 माह हुए थे। मगर इन 6 महीनों में इब्राहिम को लगने लगा था कि वो किसी परी से नहीं बल्कि एक चलती फिरती आफत से भी आया गया है। क्या हुआ ईशान, खैरियत तो है? और ये रात के 2 बजे कौन सा मंसूबा बन गया है जिस पर दस्तखत करवाने के लिए तुमने मेरी नींद हराम कर दी है? इब्राहिम ने अपनी बोझल आंखें मिलाते हुए पास पड़े जग से पानी का गिलास भरा और अभी लबों से लगाया ही था कि एशल ने बेड पर आलती पालती मारते हुए वो बम फोड़ा जिसकी टिक टिक इसे शायद शादी के पहले दिन सुनाई देनी चाहिए थी। देखो इब्राहिम, हम पूरे 12 बच्चे पैदा करेंगे। ये लिस्ट है इनके नामों की। पहला चुन्नू, दूसरा मुन्नू, तीसरा तीनू और 12वें का नाम गुल्लू होगा। मैंने सब सोच लिया है। एशल ने 32 दांतों की नुमाइश करते हुए इतने फख्र से कहा जैसे इसने कश्मीर फतह कर लिया हो। इब्राहिम के हलक में पानी बुरी तरह फंसा और इसे शदीद किस्म का अच्छू लगा। वो खांसते हुए अपनी छाती पीटते हुए हैरत और सदमे की मिली जुली कैफियत में इशाल को देखने लगा, जो बड़ी मासूमियत से इसे देख रही थी। 18 साल इब्राहिम, जो अपने खानदान का सबसे समझदार और संजीदा सपूत माना जाता था और जिसकी शराफत की कस्में पूरा मोहल्ला खाता था, आज अपनी 21 साल शरीर बीवी के हाथों में बस दिखाई दे रहा था। मेरी तौबा है इशाल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ये घर है या क्रिकेट टीम का कैंप? और 12 बच्चे, तुम बीवी हो या फोटो स्टेट की मशीन? इब्राहिम ने बामुश्किल अपनी सांस बहाल करते हुए हाथ छोड़े, मगर इशाल कहाँ सुनने वाली थी। वो तो अपनी धुन की पक्की थी। इसने फौरन मुंह बसोरा और नाक चढ़ा कर बोली, देखो इब्राहिम, मेरी सेहत पर मत जाओ बेटा जी। दिखती कमजोर हूँ लेकिन मैं खाती बहुत हूँ। देखना, हर हफ्ते एक बच्चा पैदा कर लूंगी। तुम बस इस कागज पर दस्तखत करो कि तुम बच्चों के पैम्पर तब्दील करने में मेरी मदद करोगे। इब्राहिम को इसकी नादानी पर बेख्तियार हंसी आई। वो मुस्कुराता हुआ इसके करीब सरका और इसे बाजू से पकड़कर समझाना चाहा। अच्छा बाबा, मान गया, लेकिन पहले सो तो जाओ, सुबह बात करेंगे इस लश्कर के बारे में। जैसे ही इब्राहिम ने इसे छुआ, शान ने एकदम झटका खाया और पीछे हट गई। ओए गंदे आदमी, गलत हाथ मत लगाओ, खबरदार जो मुझे छुआ। अभी तो मुआहदा तय नहीं हुआ और तुम फ्री हो रहे हो। इसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांध दिए और इब्राहिम को धक्का दिया। इब्राहिम, जो इसके इश्क में पहले ही गिरफ्तार था, इसकी इस अदा पर पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर हो गया और सोचने लगा कि जमाल साहब और बेगम सलमा ने भी क्या हीरा बहू तलाश की है जिसके होते हुए घर में टीवी चलाने की जरूरत ही नहीं पेश आती। खैर, रात तो इसी नोक-झोंक में गुज़र गई, लेकिन अगली सुबह का सूरज एक नए हंगामे के साथ तुलू हुआ। नाश्ते की मेज़ पर बेगम सलमा और जमाल साहब अपने अखबार और चाय में मगन थे, जबकि छोटा देवर अहसन अपनी गाड़ी की चाबियां घुमाता हुआ किचन में दाखिल हुआ, जहाँ ईशान नाश्ता बनाने की एक नाकाम कोशिश कर रही थी। भाभी, आज नाश्ते में क्या है? उम्मीद है कोयला नहीं होगा। अहसन ने शरारत से पूछा तो इशाल ने इसे घूर कर देखा और तवे से एक सिया पराठे की रोटी नुमा चीज़ उतार कर प्लेट में पटकी। ये क्या है इशाल बेटी? बेगम सलमा ने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए हैरत से पूछा। ये पराठा है या काला पत्थर? ईशान ने फौरन इब्राहिम की तरफ देखा, जो अभी अभी तैयार होकर कुर्सी पर बैठ रहा था, और आंखों ही आंखों में इसे मदद का इशारा किया। अम्मी जान, ये दरअसल अफ्रीका का मशहूर शाही पराठा है। इब्राहिम को बहुत पसंद है, क्यों ना इब्राहिम? इब्राहिम ने जली हुई रोटी को देखा और फिर अपनी माँ के सामने मुस्कुराते हुए झूठ बोलने पर मजबूर हो गया। जी अम्मी, मुझे तो बचपन से ही जली हुई, मेरा मतलब है कड़क चीज़ें पसंद हैं। लाएँ दर्द है मेरी प्लेट में। इब्राहिम ने वो कड़वा निवाला मुँह में रखा तो इसका चेहरा सुर्ख हो गया। बेगम सलमा ने माथे पर हाथ मारा। हाय मेरा बच्चा, मोहब्बत में ज़हर भी खा लेगा, लेकिन बीवी की बुराई नहीं करेगा। ये होती है मोहब्बत। एहसन ने मेज़ के नीचे इब्राहिम को कोनी मारी और धीरे से बोला, भाई, इंश्योरेंस करवा लें। भाभी के हाथ का खाना आपको अस्पताल पहुँचा सकता है। सब हँसने लगे और घर का माहौल खुशगवार हो गया। लेकिन ये खुशगवार माहौल ज़्यादा देर नहीं रहना था, क्योंकि जैसे ही इब्राहिम ऑफिस जाने के लिए उठा और अपना कोट पहनने लगा, तो इसकी जेब से एक गुलाबी रंग की पर्ची निकलकर फर्श पर गिरी। इशारा से इसे अलविदा करने के लिए करीब खड़ी थी। इसकी नज़र फौरन इस पर्ची पर पड़ी। इसने झुक कर वो कागज़ उठाया जिस पर एक ही जुमला लिखा था, शाम 5 बजे मिलना, पिंकी। इशाल के दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं। इसने इब्राहिम को देखा, जो बेखबर जूते पहन रहा था। शक का एक बीज इसके दिल में बोया जा चुका था। तो ये माजरा है, 12 बच्चे मुझसे और शामी पिंकी के साथ। ईशान ने मुट्ठी भींची और दिल ही दिल में अहद किया कि आज वो इस पिंकी का सुराग लगा कर रहेगी,
चाहे इसके लिए से जासूसी ही क्यों ना करनी पड़े। ईशान ने वो गुलाबी पर्ची मुट्ठी में दबोच रखी थी और इसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। इसने फौरन एहसन को बावर्ची खाने में तलब किया और राजदार इसे खुसर-बुसर शुरू कर दी, जैसे वो घर में नहीं बल्कि किसी हफ़्ते मिशन पर सरहदी पार बैठे हों। एहसन, तुम्हारा भाई दगाबाज निकला। ये देखो सबूत। आज शाम 5 बजे वो इस पिंकी से मिलने जा रहे हैं और मैं यहाँ रोटियाँ पका रही हूँ। ईशान ने जज़्बाती होते हुए पर्ची एहसन की आँखों के करीब कर दी। एहसन ने बामुश्किल अपनी हँसी ज़ब्त की और बड़ी संजीदगी से पर्ची का जायज़ा लिया। भाभी, भाई तो इतने सीधे हैं कि सीधे रास्ते पर भी पूछ-पूछ के चलते हैं। ये पिंकी ज़रूर कोई गलतफ़हमी है, हो सकता है किसी मौकिल के नाम हो। ऐसे ने सफाई पेश करने की कोशिश की मगर इशाल का पारा चढ़ चुका था। तुम मर्द सब एक जैसे होते हो, एक दूसरे की पर्दापोशी कर रहे हो। खबरदार एहसन, अगर तुमने मेरा साथ न दिया तो मैं तुम्हारी होने वाली मंगेतर को बता दूंगी कि तुम सोते में खर्राटे लेते हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। एहसन बेचारा इस धमकी पर फौरन हथियार डाल गया और अपनी फर्जी जासूसी की टोपी सीधी करते हुए बोला, ठीक है भाभी, मैं तैयार हूँ। आज हम इस पिंकी का सुराग लगा कर ही दम लेंगे। आप गाड़ी में बैठे, मैं चाबी लाता हूँ। कुछ ही देर बाद दोनों देवर भाभी इब्राहिम की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। ईशान ने अपने हाथों में बावर्ची खाने से उठाया हुआ बेलन मजबूती से थाम रखा था, जैसे वो किसी मैदान जंग में उतरने वाली हो। भाभी, ये बेलन क्यों साथ लाई हैं? क्या हम वहाँ रोटियां पकाने जा रहे हैं? एहसन ने ड्राइविंग करते हुए हैरत से पूछा तो ईशान ने इसे घूर कर देखा। नहीं, ये इस पिंकी की मरम्मत के लिए है। आज मैं इसकी चटनी बना दूंगी ताकि इसे याद रहे कि किसी के शौहर पर नजर नहीं डालनी चाहिए। एहसन ने खौफजदा होकर थूक निकला और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। आगे इब्राहिम की गाड़ी एक बड़े बाजार के सामने रुकी। वो दोनों भी कुछ फासले पर छुप गए। इब्राहिम गाड़ी से उतरा और एक दुकान में दाखिल हो गया। खिलौनों की दुकान। ईशान ने दुकान का बोर्ड पढ़ा और इसका मुंह हैरत से खुला रह गया। क्या पिंकी कोई बच्ची है? हाय अल्लाह! इब्राहिम तो बड़ा धोखेबाज निकला। क्या इसकी पहले से शादी हो चुकी है? इशाल के दिमाग में वसवसों ने तूफान बर्पा कर दिया। अभी वो दोनों कयास-सराइयाँ ही कर रहे थे कि इब्राहिम दुकान से बाहर निकला। इसके हाथ में एक बड़ी ही खूबसूरत सी गुड़िया थी, जो गुलाबी डब्बे में पैक थी। वो मुतमईन अंदाज में वापस गाड़ी में बैठा और घर की तरफ रवाना हो गया। इशाल और एहसन एक दूसरे को देखकर हक्का-बक्का रह गए और फौरन गाड़ी पीछे मोड़ ली। जबकि वो घर पहुंचे तो देखा कि इब्राहिम ड्राइंग रूम में बैठा था और इसकी छोटी भांजी जोया, जो आज ही अपनी अम्मी के साथ मेहमान आई थी, खुशी से तालियां बजा रही थी। ये लो बेटा, तुम्हारी फरमाइश पर तुम्हारी पिंकी गुड़िया आ गई है, अब खुश हो? इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए वो गुड़िया जोया की गोद में रखी। जोया ने चहकते हुए मामू के गाल पर प्यार किया। शुक्रिया मामू, आप दुनिया के सबसे अच्छे मामू हैं। दरवाजे के पीछे इशाल और एहसन के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। इशाल का बेलन हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा तो धड़ाम की आवाज आई। इब्राहिम ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, जहां इसकी बीवी और भाई चोरों की तरह खड़े थे। अरे, तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? और इशाल, ये बेलन ड्राइंग रूम में क्या कर रहा है? क्या तुम जोया के लिए पराठे बनाने लगी हो? इब्राहिम ने मासूमियत से पूछा। इशाल शर्मिंदगी से जमीन में गिर गई और एहसन ने खांसते हुए बात बनाई। जी भाई, वो भाभी चेक कर रही थी कि लकड़ी मजबूत है या नहीं। हम बस वो हवाखौरी करने गए थे। इशाल ने बामुश्किल नजर उठाकर इब्राहिम को देखा, जो जोया के साथ खेलने में मगन था। इसके दिल से एक बोझ उतर गया, मगर अब इसे अपनी हरकत पर शदीद शर्मिंदगी हो रही थी। इसने अपने फरिश्ता से शौहर पर शक किया और धीरे से आगे बढ़ी और इब्राहिम के पास सोफे पर बैठ गई। इब्राहिम, आप बहुत अच्छे हैं। इसने सरगोशी की। इब्राहिम ने इसे शरारत से देखा। अच्छा, तो वो बेलन किसके लिए था? कहीं मेरे सर पर तो नहीं तोड़ना था? विशाल ने कानों को हाथ लगाया और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि इसका शक गलत निकला। लेकिन इसे क्या मालूम था कि ये तो महज शुरुआत थी और 12 बच्चों का ख्वाब देखने वाली के लिए अभी और भी कई इम्तहानात बाकी थे। पिछली रात की बारिश ने मौसम में खुनकी पैदा कर दी थी और शायद इसी ठंडक का असर था कि सुबह सवेरे इब्राहिम लिहाफ में लिपटा हुआ थर-थर काँप रहा था। इशाल की आँख खुली तो ऐसे महसूस हुआ जैसे बेड पर लर्ज़ा आ गया है। इससे घबरा कर इब्राहिम को हिलाया। इब्राहिम, क्या हुआ? ज़लज़ला आ रहा है या आप डांस कर रहे हैं? इब्राहिम ने बामुश्किल आँखें खोली और लरजती हुई आवाज़ में बोला, इशान, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, शदीद बुखार है। इशान ने फ़ौरन अपना हाथ इसकी पेशानी पर रखा और फिर झटके से पीछे हट गई, जैसे किसी गर्म तवे को छू लिया हो। हाय अल्लाह! तुम तो भट्टी की तरह तप रहे हो। रुको, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। वो बेड से उतरने लगी तो इब्राहिम ने कमज़ोरी से हाथ से इसे रोका। नहीं, बस कोई दवा दे दो और मुझे आराम करने दो। ये सुनना था कि शाल के अंदर का खानदानी हकीम जाग उठा। इसने फ़ौरन कमर पे हाथ रखा और एक अज़्म के साथ बोली, तुम फ़िक्र ना करो इब्राहिम, डॉक्टर की क्या ज़रूरत है?
जब घर में डॉक्टर ईशान मौजूद है, मैं तुम्हें ऐसे ठीक कर दूंगी कि तुम बुखार का नाम लेना भी भूल जाओगे। ये मेरी 12 बच्चों की परवरिश की पहली मशक होगी। इब्राहिम ने खौफजदा नजरों से इसे देखा और कुछ कहना चाहा, मगर हलक से आवाज न निकली। विशाल भागती हुई गई और कुछ ही देर में एक बड़े प्याले में बर्फ वाला पानी और एक मोटा सा तौलिया ले आई। देखो इब्राहिम, बुखार का बेहतरीन इलाज ठंडे पानी की पट्टियां हैं। ये मेरा आजमूदा नुस्खा है। इसने तौलिया पानी में भिगोया और इसे निचोड़े बगैर ही सीधा इब्राहिम के मुंह पर दे मारा। ठंडे पानी सीधा इब्राहिम की नाक और मुंह में घुस गया। वो तड़प कर उठ बैठा और ऐसे सांस लेने लगा जैसे कोई डूबते डूबते बचा हो। गौड़ गौड़, ईशान ये क्या कर रही हो? तुम मेरी तीमारदारी कर रही हो या मुझे नहला रही हो? मेरा दम घुट रहा है। इब्राहिम ने तौलिया खींच कर परे फेंका और हाँफने लगा। ईशान ने इसे घूर कर देखा और दोबारा इसे लिटा दिया। चुप करके लेटे रहो। ज्यादा पानी का मतलब है कि बुखार जल्दी भाग जाएगा। ये साइंस है, तुम्हें समझ नहीं आएगी। और खबरदार जो हिले। बेचारा इब्राहिम भीगी बिल्ली बना लेट गया, क्योंकि इस वक्त बहस करने की ताकत इसमें नहीं थी। अभी वो इस हमले से संभला नहीं था कि शाल दोबारा किचन से एक प्याली ले आई, जिसमें से अजीब सी काली भाप उठ रही थी। ये लो, ये मेरी दादी का खास जो शानदार है, इसे पी लो, घोड़े की तरह दौड़ने लगोगे। इब्राहिम ने मशकूक नजरों से इस सियाह माँ को देखा और ना चाहते हुए भी एक घूर पड़ा। अगले ही लम्हे इसकी आंखें बाहर निकल आईं। वो जो शानदार इतना कड़वा था कि नीम और करेले का जूस भी इसके सामने शहद लगता। इशाल, ये जहर है या दवा? तुम मुझे मारने का इरादा तो नहीं रखते? इब्राहिम ने मुंह बनाया, तभी दरवाजा खुला और बेगम सलमा अंदर आई। इब्राहिम की हालत देखकर वो परेशान हो गई। क्या हुआ मेरे बच्चे को, और ये बेड पर सैलाब क्यों आया हुआ है? इब्राहिम की फरियादी नजरों से माँ को देखा। अम्मी बचा लें, आपकी बहू मुझे डुबोने और जहर देने की पूरी कोशिश कर रही है। ईशान ने मासूमियत से कंधे उचकाए। अम्मी जान, मैं तो बस इनकी खिदमत कर रही थी। अब अगर मरीज नखरे करे तो डॉक्टर का क्या कसूर? बेगम सलमा हंस पड़ी और इब्राहिम के माथे पर प्यार से हाथ रखा। कोई बात नहीं बेटा, ये मोहब्बत है। थोड़ी तकलीफ दे सही, मगर खालिस है। पी लो जो ये दे रही है, तुम वाकई ठीक हो जाओगे। इब्राहिम ने बेबसी से इशार को देखा, जो फतहमंदाना मुस्कुराहट के साथ अगला गीला तौलिया तैयार कर रही थी। इसने दिल ही दिल में सोचा कि अगर 12 बच्चों की माँ ऐसे ही होने वाली है तो फिर अल्लाह ही इन सब का हाफिज है। अब इब्राहिम बुखार की हरारत और इशाल के देसी इलाज के सदमे से पूरी तरह संभला भी नहीं था कि अगले ही रोज घर में एक नया तूफान खड़ा हो गया। दोपहर का वक्त था और बेगम सलमा टीवी लाउंज में बैठी सिलाई कढ़ाई कर रही थी कि अचानक मरकजी दरवाजा खुला और इशाल एक बड़े से पिंजरे के साथ हाँफती हुई अंदर दाखिल हुई। इसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे वो कोई खजाना दरियाफ्त करके लाई हो। अम्मी जान, खुशखबरी सुने, हमारे घर में जुड़वा बच्चे आ गए हैं। इशान ने पिंजरे को मेज पर रखते हुए जोश से ऐलान किया तो बेगम सलमा के हाथ से सुई गिर गई और जमाल साहब, जो अभी अखबार पढ़ रहे थे, इनकी ऐनक नाक पर खिसक गई। क्या जुड़वा बच्चे? बहू, ये तुम क्या कह रही हो? किसके बच्चे? बेगम सलमा ने घबरा कर पूछा तो ईशान ने पिंजरे का दरवाजा खोला और इसमें से दो सफेद रंग के रूई के गालों जैसे खरगोश बाहर निकाले। ये देखें दादी जान, ये हैं तीनू और मीनू, मेरे पहले दो फर्जी बच्चे। ईशान ने खरगोश सास की गोद में और दूसरा ससुर की गोद में जबरदस्ती थमा दिया। दरअसल मैंने सोचा कि 12 बच्चों की परवरिश से पहले थोड़ी मश्क जरूरी है, ताकि मुझे अंदाजा हो सके कि शरारती बच्चों को कैसे संभालना है। जमाल साहब ने खौफजदा नजरों से अपनी गोद में मौजूद मीनू को देखा, जो इनकी कीमती वॉल स्ट्रीट के वतन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। बहू रानी, ये मर्ज तुमने हमारे ऊपर ही क्यों करनी है? और ये जानवर घर में गंदगी फैलाएंगे, ये मेरा फारसी कालीन खराब कर देंगे। जमाल साहब ने फरियाद की, मगर इशाल ने इत्मीनान से हाथ जोड़े। अब्बू जी, दादा बनने की ट्रेनिंग मुफ्त में नहीं मिलती, थोड़ी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। आप बस इसे गोद में रखें, मैं जरा इनकी नहीं गाजरे ले आऊं। वो किचन की तरफ भागी थी कि इतने में दफ्तर से इब्राहिम की वापसी हुई। वो थका घर में दाखिल हुआ और जूते उतार कर सोफे के पास रखे ही थे कि इसे महसूस हुआ घर का नक्शा कुछ बदला हुआ है। अम्मी, ये घर में चिड़ियाघर कब खुला? इसने हैरत से खरगोशों को सोफे पर उछलते कूदते देखा। अभी वो कुछ समझ पाता कि इसकी नजर अपने पसंदीदा और कीमती चमड़े के जूतों पर पड़ी, जिसे तीनों नामी खरगोश बड़े शौक से कुतर रहा था, जैसे वो गाजर नहीं बल्कि सलाद का पता हो। नहीं, मेरा विलायती जूता। इब्राहिम की फलक शगाफ चीख बुझी और वो दीवाना वार जूते की तरफ लपका। हट जाओ जालिम जानवर, ये मेरा सबसे महंगा जूता था। इसने खरगोश को हटाना चाहा तो इशार किचन से दौड़ती हुई आई और इब्राहिम के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। खबरदार इब्राहिम, बच्चे पर हाथ मत उठाना, मासूम जान है अभी इसके। दूध के दांत निकल रहे हैं, इसीलिए मुंह आ रहा है। इशान ने बड़े प्यार से तीनों को गोद में उठाया और इसे पिचकारा। इब्राहिम ने अपना हाथ खाया, जूता हाथ में उठाया और रुहास अंदाज में मिला। इशाल, ये दांत निकाल रहा है या मेरा दिवालिया निकाल रहा है?
देखो, इसने मेरे जूते का हुलिया बिगाड़ दिया। अब मैं दफ्तर क्या पहन कर जाऊँगा? विशाल ने कंधे उचकाए और बड़ी संजीदगी से बोली, कोई बात नहीं इब्राहिम, सदका समझकर भूल जाएं। वैसे भी आपने कहा था कि बच्चे रहमत होते हैं। अब रहमत जूता खा गई हो तो क्या हुआ? दिल थोड़ी ही तोड़ते हैं बच्चे का। इब्राहिम ने बेबसी से अपनी माँ और बाप की तरफ देखा जो अपनी हंसी छुपाने के लिए खांस रहे थे। इसे अंदाजा हो गया कि इस घर में अब इसकी नहीं बल्कि इन तीनों मीनू और इनकी माँ की हुकूमत चलेगी। इसने अपना तबाहशुदा जूता वहीं फेंका और सर पकड़कर सोफे पर ले हो गया, जबकि इशार फातिहाना अंदाज में अपने बच्चों को गाजर खिलाने लगी। दिन भर के हंगामों और जूतों की बर्बादी के बाद रात की खुनकी और चांदनी ने घर को एक सुकून बख्शा, आगोश में ले लिया। छत पर खामोशी का राज था और सिर्फ कभी कभार हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। इब्राहिम दीवार के साथ टेक लगाए आसमान पर सितारों को तक रहा था। जब आहट पाकर पलटा, इशार धीरे से चलती हुई इसके पास आई और बगैर कुछ कहे इसके बाजू में अपना बाजू डालकर खड़ी हो गई। इसकी शरारती आंखों में एक अजीब सी उदासी तैर रही थी जो इब्राहिम से छुपी न रह सकी। क्या हुआ मेरी जंगली बिल्ली को? आज इतनी खामोश क्यों है? कहीं तीनों मीनों को बुखार तो नहीं आ गया? इब्राहिम ने मुस्कुराहट दबाने की कोशिश की ताकि माहौल का बोझलपन कम हो सके, मगर इशाल हंसी नहीं। इसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखते हुए दबी हुई आवाज में पूछा, इब्राहिम सच बताओ, अगर हमारे 12 बच्चे न हुए तो? अगर मैं कभी माँ न बन सकी तो तुम क्या करोगे? ये सवाल एकदम से फिजा में गूंजा और इब्राहिम का दिल थक से रह गया। वो जानता था कि इशाल की हंसी मजाक के पीछे एक नाजुक सा दिल धड़कता है जो अक्सर अनजाने में खौफ का शिकार हो जाता है। इसने नरमी से अपना हाथ इशाल के हाथ पर रखा और इसे अपनी तरफ मोड़ा। चांद की रोशनी में इसका चेहरा दमक रहा था, मगर आंखों में आंसू तैर रहे थे। विशाल, तुम पागल हो। इब्राहिम ने इसकी थोड़ी को उंगलियों से ऊपर किया। बच्चे गिनती नहीं होते जानम, वो अल्लाह की देन है। एक हो, 12 हो या एक भी ना हो, इससे हमारी मोहब्बत पर क्या फर्क पड़ेगा? विशाल की आंखों से आंसू टपक कर इब्राहिम के हाथ पर गिरा। लेकिन सब कहते हैं कि औरत अधूरी होती है अगर वो माँ न बने, और तुम्हें तो बच्चों का बहुत शौक है। इब्राहिम ने इसके आंसू पोंछे और इसे सीने से लगा लिया। सुनो इशाल, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और खूबसूरत कहानी हो। बच्चे तो बस इस कहानी के छोटे-मोटे किरदार होंगे। अगर वो ना भी आए तो क्या हुआ? हमारा घर तब भी हँसता मुस्कुराता रहेगा, क्योंकि इस घर की रौनक तुम हो। तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो 12 बच्चे भी वीराने लगेंगे। समझी? इब्राहिम की संजीदा और मोहब्बत भरी आवाज़ ने इशान के दिल में उतरते हुए सारे वसवसे धो डाले और सिसक पड़ी और इब्राहिम की कमीज को मुट्ठी में बींच लिया। सच, इसने तस्दीक चाही। 16 आने सच, मैंने तुमसे शादी की है, किसी मशीन से नहीं। इब्राहिम ने इसके माथे पर बोसा दिया और फिर शरारत से बोला, वैसे अगर तुम माँ न बनी तो तीनों मीनू है ना, वो भी तो मेरे जूते खाकर अपने होने का सबूत देते रहते हैं। इनकी परवरिश ही काफी रहेगी मेरे लिए। इशाल ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और इब्राहिम के सीने पर मुक्का मारा। तुम बहुत बुरे हो इब्राहिम, हमेशा जज्बाती कहकर हंसा देते हो। वो दोनों वहीं खड़े रहे। रात गहरी होती गई मगर इनके दिलों का बोझ हल्का हो चुका था। नीचे लाउंज में तीनों मीनों पिंजरे में सो रहे थे और ऊपर छत पर दो तिल एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे कि जिंदगी जैसी भी हो साथ रहना ही असल कामयाबी है। रात की इस जज्बाती गुफ्तगू के बाद अगली सुबह इशार का मूड कुछ बुझा बुझा सा था। शायद इब्राहिम की मोहब्बत भरी तसल्ली ने इसके दिल को सुकून तो दिया था, मगर वो अभी भी कुछ सोचों में गुम सोफे पर बैठी खाली दीवार को घूर रही थी। बेगम सलमा वहीं आ गई। अपनी हमेशा चहकने वाली बहू को यूं खामोश देखकर उनका माथा ठनका। वो करीब आई और बड़े प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? आज घर में सन्नाटा क्यों है? क्या इब्राहिम ने कुछ कहा है? सास की शफ़क़त भरी आवाज़ सुनकर इशान ने मुँह बसोरा और मासूमियत से बोली, अम्मी, क्या मैं वाक़ई पागल हूँ? मुझे लगता है मैं सबके लिए मुसीबत हूँ। शायद इसीलिए इब्राहिम भी परेशान रहते हैं। बेगम सलमा ने फ़ौरन इसके मुँह पर हाथ रखा और इसे गले से लगा लिया। खबरदार जो आइंदा ऐसा सोचा। तुम पागल नहीं हो, तुम तो इस घर की रौनक हो। जब से तुम इस घर में आई हो, इन बेचार दीवारों ने भी हँसना सीख लिया है। तुम ना होती तो ये घर कब का काट खाने को दौड़ता। अभी सास बहू का ये मोहब्बत भरा सेशन चल ही रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी और घर में एक नई आफत आन टपकी। इब्राहिम ने दरवाजा खोला तो सामने इसके दफ्तर के बड़े अफसर और इसकी बेगम खड़े थे। यह गैर मुतवक्का दौरा था जिसके लिए घर बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि तीनों और मीनू पूरे लाउंज में आजादाना दंदनाते फिर रहे थे। अरे सर, आप आए हैं, तशरीफ लाएं। इब्राहिम के हाथ पाँव फूल गए। इसने जल्दी से सोफे से एक खरगोश को दुम से पकड़कर नीचे उतारा और जगह बनाई। मेहमानों ने अभी बामुश्किल अपनी नशस्त संभाल ली थी कि इशाल, जो अब तक अपने मूड को बेहतर कर चुकी थी, बावर्ची खाने से चाय की ट्रे लेकर निकली। वो बड़े सलीके से चलती हुई मेहमानों की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक तीनों शरारत के मूड में आ गया और बिजली की तेजी से भागता हुआ इशाल के पैरों में आ घुसा।
हाय अल्लाह बचाओ! इशाल का तवाज़ुन बिगड़ा और वो बुरी तरह लड़खड़ाई। इसके हाथों से चाय की ट्रे किसी मिसाइल की तरह हवा में उछली और गरम-गरम चाय के 2 भरे हुए कप सीधा इब्राहिम के बॉस की गोद में जा गिरे। ओह खुदाया! ये क्या बदतमीज़ी है! बॉस अपनी जगह से उछल पड़े और गर्म चाय की तपिश से बलबला उठे। कमरे में हू का आलम तारी हो गया। इब्राहिम ने अपना सर पीट लिया और इशाल ने फौरन अपनी सफाई पेश की। माफ़ कीजिएगा अंकल, ये मेरी गलती नहीं है। इस तीनों ने टाँग अड़ाई थी। वरना मेरा मतलब है मेरा तवाज़ुन कभी नहीं बिगड़ता। बहुत गुस्से से सुर्ख हो रहे थे और इब्राहिम को लग रहा था कि आज इसकी नौकरी और इज़्ज़त दोनों को जनाज़ा निकल जाएगा। इब्राहिम, ये तुम किस चिड़ियाघर में रहते हो? क्या ये जानवरों का बाड़ा है? बॉस ने अपनी गीली पतलून झाड़ते हुए गुस्से से दहाड़ा। तो सब सहम गए, लेकिन अगले ही लम्हे एक अजीब वाक़या हुआ। बॉस की बेगम, जो अब तक खामोश तमाशाई बनी हुई थी, अचानक ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। हा हा! अरे वाह! कमाल कर दिया बहू बेगम, कितने सालों बाद इतना जानदार और कुदरती मंज़र देखा है, वरना तो हर जगह मस्नूई तमीज़ और बनावट होती है। मज़ा आ गया। बेगम साहिबा हँस-हँस कर दौरी हो गईं, तो बाज का गुस्सा भी झाग की तरह बैठ गया और वो भी अपनी बेगम को देखकर मुस्कुराने पर मजबूर हो गए। वैसे इब्राहिम, मानना पड़ेगा, तुम्हारी बीवी की मेहमान नवाज़ी का अंदाज़ बहुत मुनफ़रिद है। चाय पिलाई तो सही मगर पतलून को। बॉस ने कहकर लगाया तो इब्राहिम की जान में जान आई और इशार ने फ़ख्र से इब्राहिम की तरफ देखा। जैसे कह रही हो, देखा, मैंने कहा था ना मैं सब सँभाल लूँगी। बास और इनकी बेगम के जाने के बाद घर में सुकून तो हो गया, मगर इस मुनफ़रिद मेहमान नवाज़ी के चर्चे कई दिन तक जारी रहे। अभी घर वाले इस वाक़ये को हज़म ही नहीं कर पाए थे कि चंद हफ़्तों बाद इशार की तबीयत में एक अजीब-सी तब्दीली रहनुमा होने लगी। वो जो सारा दिन तितली की तरह इधर-उधर मंडराती रहती थी, अब अक्सर चुपचाप सोफ़े पर लेटी रहती और इसका चेहरा ज़र्द पड़ता जा रहा था। एक सुबह नाश्ते की मेज़ पर जब इब्राहिम ने इसे पराठा दिया तो इसने मुँह पर हाथ रख लिया और वॉशरूम की तरफ भागी। क्या हुआ इशाल, तुम ठीक तो हो? इब्राहिम घबरा कर इसके पीछे गया और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से इशाल की कमज़ोर आवाज़ आई, इब्राहिम, मुझे लगता है मैं मर रही हूँ। मेरा पेट खराब हो गया है। शायद तीनों मीनों का इन्फेक्शन लग गया है। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। इब्राहिम का दिल हिल गया। इसने फ़ौरन दफ्तर से छुट्टी की और इशान को गाड़ी में बिठाकर करीबी क्लिनिक ले गया। रास्ते भर इशान वसीयतें करती रही, सुनो इब्राहिम, अगर मैं ना रही तो मेरे तीनों मीनों का ख्याल रखना और प्लीज़ दूसरी शादी मत करना, वरना मैं भूत बन कर आऊँगी। इब्राहिम ने बामुश्किल अपनी हँसी ज़ब्त की और इसे दिलासा देता रहा, पागल लड़की, कुछ नहीं होगा, शायद बदहज़मी है, तुम बस चुप रहो। क्लिनिक में डॉक्टर ने इशाल का मुआयना किया और कुछ टेस्ट लिख दिए। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर के चेहरे पर एक मायने खैज मुस्कुराहट थी। इसने कागज़ इब्राहिम की तरफ बढ़ाया। मुबारक हो मिस्टर इब्राहिम, आपकी बेगम कोई बीमारी नहीं बल्कि खुशखबरी है। इब्राहिम ने बेयकीनी से रिपोर्ट को देखा और फिर इशाल की तरफ, जो अब हैरत से मुँह खोले बैठी थी। क्या मतलब डॉक्टर साहिबा? इशाल ने मासूमियत से पूछा। मतलब ये कि आप माँ बनने वाली हैं, डॉक्टर ने हँसते हुए बताया तो इशाल का मुँह खुला का खुला रह गया। क्या सच? वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ी और खुशी के मारे इब्राहिम के गले लग गई। इब्राहिम, प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, पहला खिलाड़ी आने वाला है। इब्राहिम की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। इसने इशाल का हाथ थामा और दोनों मुस्कुराते हुए क्लिनिक से बाहर निकले। घर पहुंचते ही इशान ने तूफान मचा दिया। अम्मी, अब्बू, एहसन, जल्दी आए, सब सुने। वो हॉल में खड़े होकर चीखी तो पूरा घर इकट्ठा हो गया। क्या हुआ बहू, घर में आग लग गई है क्या? बेगम सलमा घबरा कर बोली, नहीं अम्मी, खुशखबरी है, 12 में से पहला खिलाड़ी टीम में शामिल होने वाला है। ये सुनना था कि बेगम सलमा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उन्होंने इशाल को गले से लगा लिया। सदके जाऊं, मेरी दुआएं रंग ले आईं। जमाल साहब ने भी इब्राहिम को मुबारकबाद दी और हसन ने सीटी बजाई। वाह भाभी, अब तो घर में असल वाली रौनक लगेगी। तीनों महीनों की छुट्टी। इस रात घर में जश्न का समा था। मिठाइयाँ तकसीम हो रही थी और हर चेहरे पर खुशी थी। लेकिन इब्राहिम अभी भी इशाल को छेड़ रहा था। देखो बेगम, अब ये हफ्ते में एक वाला मजाक नहीं चलेगा। समझी जाओ जाओ। इशाल ने शर्मा कर कानों को हाथ लगाया। हाय, वो तो मैंने ऐसे ही डराने के लिए कहा था। फिलहाल तो एक ही काफी है, बाकी 11 बाद में देखेंगे। रात के पिछले पहर सन्नाटा छाया हुआ था। घड़ी की सुइयां 3 बजा रही थी। और इब्राहिम बेखबर सो रहा था कि अचानक से महसूस हुआ जैसे कोई इसकी पसलियों में उँगलियां चिपो रहा हो। इसने हड़बड़ा कर आंखें खोली तो देखा कि शाल तकिए पर कोहनी टिकाए सही रो रही थी, जैसे कोई मुजिम हो। इब्राहिम, उठो ना, तुम्हारे बच्चे ने मुझे लात मारी है, ऐसे भूख लगी है। इशान ने मुंह बसोरते हुए शिकायत की तो इब्राहिम ने नींद से बोझल आवाज में पूछा, क्या? रात के 3 बजे? अभी तो हमने खाना खाया है। क्या तुम्हारे पेट में बच्चा है या कोई पहलवान?
इशान ने इसकी बात अनसुनी कर दी और शाही हुक्म सादर किया, मुझे अभी के अभी खट्टे वाले गोलगप्पे चाहिए हैं और वो भी बहुत ज्यादा मिर्च वाले। मेरा दिल मचल रहा है। इब्राहिम ने अपना सर पकड़ लिया। मेरी तौबा है इशान, खुदा का खौफ करो। इस वक्त गोलगप्पे भी हाँ, वो खरगोश के मजे ले रहा होगा। क्या मैं दुकान तोड़ कर लाऊं? फ्रिज में सेब पड़े हैं, वो खा लो। ये सुनना था कि शाल की आंखों में मुंह से मोटे मोटे आंसू तैरने लगे और वो बच्चों की तरह भी लग पड़ी। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। मैं यहाँ तुम्हारे वारिस को पाल रही हूँ और तुम मुझे एक गोलगप्पे नहीं खिला सकते। ठीक है, मत लाओ, मैं भूखी ही सो जाती हूँ, मेरा बच्चा भी भूखा रहेगा। इब्राहिम का दिल पसीज गया। वो फौरन उठा और हथियार डालते हुए बोला, अच्छा बाबा, रो मत, मेरी माँ बनकर जज्बाती मत करो। कुछ करता हूँ, तुम बस चुप हो जाओ। मुनीम ख्वाबदा हालत में बुर्ज खाने गया, वहां आलू उबालने का तो वक्त नहीं था, तो इसने देसी जुगाड़ लगाया, बाजी रोटी के छोटे टुकड़े किए, फिर से इमली की चटनी ढूंढी, दही में ढेर सारी लाल मिर्चें मिलाई और एक अजीबो गरीब सा इब्राहिम स्पेशल गोलगप्पा प्लेटर तैयार करके कमरे में लाया। ये लो बेगम, खाओ और मेरे बच्चे को चुप कराओ। ईशान ने वो प्लेट देखी और खुशी से तालियां बजाईं। इसने एक निवाला लिया और आंखें बंद करके ऐसे नजर लिया जैसे दुनिया की बेहतरीन डिश खा रही हो। मजा आ गया इब्राहिम, तुम तो मास्टर शेफ निकले। लेकिन सुनो, अब मेरा दिल वनीला आइसक्रीम खाने को कर रहा है, इसके ऊपर आम का अचार डालकर। इब्राहिम ने ये सुनते ही अपना सर बेड की साइड टेबल पर दे मारा। खुदा, ये 9 महीने कैसे गुजरेंगे? ये बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मेरा जहनी तवाज़ुन बिगाड़ देगा। आइसक्रीम और अचार, ये कौन खाता है? विशाल ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी दबाई और इब्राहिम को छेड़ा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है मिस्टर डैडी, अभी तो मुल्तानी मिट्टी खाने का मरहला बाकी है। इब्राहिम ने कंबल अपने मुंह पर लिया और दिल ही दिल में सोचा कि वाकई हामला बीवी के नखरे उठाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। मगर फिर इशार के चेहरे का सुकून देखकर वो अपनी नींद की कुर्बानी भूल गया। 9 महीने का मुहंगामे खैर सफर बिला आखिर अपनी मंजिल के करीब आन पहुंचा था। विशाल का पेट अब किसी बड़े से फुटबॉल जैसा हो चुका था और इसका चलना फिरना बत्तख की चाल जैसे लगने लगा था, जिसे देखकर एहसन अक्सर अपनी हंसी छुपाने के दर छुप जाता। मगर आज रात का मामला मुख्तलिफ था। घड़ी की रुइयां रात के 2 बजा रही थी जब अचानक विशाल की एक फलक शगाब चीख ने पूरे घर को हिला कर रख दिया। इब्राहिम उठो, कयामत आ गई है। विशाल ने सोए हुए इब्राहिम के बाजू पर इतनी जोर से चुटकी काटी कि वो बिलबिला कर उठ बैठा और बेड से नीचे गिरते गिरते बचा। क्या हुआ, क्या हुआ? जल्जला या चोर आ गए? इब्राहिम ने बौखलाकर इधर-उधर देखा तो ईशान ने अपना पेट पकड़कर कराहते हुए कहा, चोर नहीं, तुम्हारा वारिस आ रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, जल्दी करो, गाड़ी निकालो, वरना ये यहीं आ जाएगा। इब्राहिम के होश उड़ गए और वो इस कदर घबराया कि अपनी शलवार कमीज की जगह ईशान का दुपट्टा उठाकर गले में डाल लिया और कमरे में यूं भागने लगा जैसे कोई रास्ता भूल गया हो। चाबियाँ, गाड़ी की चाबियाँ कहाँ है? वो चीखा। इब्राहिम, खुदा का खौफ करो, चाबियाँ तुम्हारे हाथ में हैं, मुझे ले चलो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ईशान ने दर्द की शिद्दत से दाँत पीस कर कहा। शोर सुनकर बेगम सलमा, जमाल साहब और हसन भी अपने कमरे से निकल आए। घर में एक अजीब अफरा-तफरी का आलम था। एहसन ने गाड़ी निकाली और इब्राहिम ने बामुश्किल इसहाक को पिछली सीट पर बिठाया। रास्ते पर इशाल ने इब्राहिम के बाल नोचने की धमकी दी और साथ ही अपने 12 बच्चों वाली लिस्ट को कोसती रही। देख लो इब्राहिम, तुमने कहा था कि 12 बच्चे, यहाँ एक में ही मेरी जान निकलेगी। सुन लो कान खोल कर, ये पहला और आखिरी है। इसके बाद अगर तुमने बच्चों का नाम भी लिया तो मैं घर छोड़ दूंगी। हाय अम्मी, मैं मर गई। इब्राहिम बेचारा सहमा हुआ बैठा था। वो ड्राइविंग करते हुए एहसन को बार-बार कह रहा था, एहसन गाड़ी उड़ाओ, भाभी का गुस्सा और दर्द दोनों बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं। अस्पताल पहुंचकर भी ड्रामा खत्म नहीं हुआ। इसहाक को स्ट्रेचर पर लिटाया गया तो इसने डॉक्टर का कोट पकड़ लिया। डॉक्टर साहिबा, मेरे शौहर को भी अंदर लेकर चले। इन्हें पता तो चले कि प्रोजेक्ट मुकम्मल करना कितना मुश्किल होता है। खैर, खुदा खुदा करके इसे लेबर रूम ले जाया गया और बाहर इब्राहिम राहदारी में चक्कर काट काट कर जमीन घिसने लगा। बेगम सलमा तस्बीह पढ़ रही थी और जमाल साहब बेटे को तसल्ली दे रहे थे। कोई घंटा भर बाद बच्चे के रोने की एक बारीक मगर जानदार आवाज गूंजी जिसने इब्राहिम के दिल की धड़कनें रोक दी। कुछ ही देर में डॉक्टर मुस्कुराती हुई बाहर आई और एक नन्हा सा वजूद सफेद कपड़े में लिपटा इब्राहिम की गोद में दे दिया। मुबारक हो, अल्लाह ने चांद सा बेटा दिया है। इब्राहिम ने कांपते हाथों से इसके नन्हे मेहमान को थामा जो आंखें मीच किए रो रहा था। इस लम्हे इब्राहिम की आंखों से बेख्तियार आंसू छलक पड़े। वो सारी घबराहट, वो सारी तकलीफ एक लम्हे में खत्म हो गई। वो धीरे से शाल के में गए कमरे में गया जहाँ वो निढाल मगर पुरसुकून लेटी थी। देखा इशाल, हमारा पहला ख्वाब, हमारा पहला हंगामा। इब्राहिम ने बच्चे के इसके पहलू में लेटाया। इशाल ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ बच्चे को देखा और इब्राहिम का हाथ थाम लिया। इब्राहिम, ये तो बिल्कुल तुम पर गया है, वही नाक वही माथा, शुक्र है मेरी तरह जिद्दी नहीं लग रहा। इब्राहिम हंस पड़ा। अभी तो इसने आंखें खोली हैं बेगम, देखना ये भी तुम्हारी तरह अगर सर पर उठाएगा।
आखिर बेटा किसका है? इस लम्हे कमरे में सिर्फ सुकून था और 12 बच्चों वाली वो पुरानी बहस कहीं हवा में तहलील हो गई थी, क्योंकि इस नन्हे वजूद ने इन दोनों को मुकम्मल कर दिया था। अस्पताल से घर वापसी का मंज़र किसी शाही जुलूस से कम न था। नन्हे मेहमान की आमद पर पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बाँटी गईं, मगर घर के अंदर एक अलग ही जंग छिड़ चुकी थी। ड्राइंग रूम में पंचायत बैठी थी और मौजूद था बच्चे का नाम। जमाल साहब ने अपनी ऐनक की नोक पर उँगली रखी और बड़ी संजीदगी से ऐलान किया, मेरे पोते का नाम मेरे परदादा के नाम पर कुतुबुद्दीन रखा जाएगा। ये एक रौबदार और भारी नाम है जो इसकी शख्सियत को चार चाँद लगा देगा। ये सुनना था कि इशाल के चेहरे का रंग फ़ाक़ हो गया। वो जो अपने बेटे को गोद में लिए बैठी तड़प कर बोली, क्या कुतुबुद्दीन अब्बू जी, ये मेरा मासूम सा फूल जैसा बच्चा है या कोई पुराना किला? इतना भारी नाम, ये बेचारा तो नाम के वज़न से ही दब जाएगा। नहीं, नहीं, मैं इसका नाम सोच रखा है। इसे हम प्यार से चुन्नू कहेंगे और इसका असल नाम शेरदिल होगा, क्योंकि ये मेरा बहादुर बेटा है। एहसन जो सोफ़े की पुष्ट पर बैठा सेब खा रहा था, केका लगाकर बोला, भाभी चुन्नू तो ठीक है, मगर शेरदिल, ये बच्चा है, ये पंजाबी फ़िल्म का हीरो। और अगर ये बड़ा होकर डरपोक निकला तो नाम शेरदिल और काम बिल्ली वाले। सब हँस पड़े। मगर इशान ने उसे घूरकर चुप कराया। तुम चुप करो एहसन, तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं। इब्राहिम तुम बोलो, क्या तुम अपने बेटे का नाम कुतुबुद्दीन रखोगे? इब्राहिम जो बेचारा खुशी और थकावट के मारे नींद बेहोश था, हड़बड़ा कर सीधा हुआ। देखो इशान, अब्बू ठीक कह रहे हैं, नाम ज़रा संजीदा होना चाहिए। चुन्नू-मुन्नू तो घर में बुला लेंगे, मगर स्कूल में कुतुबुद्दीन अच्छा लगेगा। ईशान ने इब्राहिम को ऐसी नज़रों से देखा कि वो फ़ौरन अपनी बात से फिर गया। मतलब, मेरा मतलब है कुतुबुद्दीन ज़रा पुराना है, क्यों ना हम कोई दरमियानी रास्ता निकालें, जैसा कि ज़ावियार। बहरहाल घंटों की बहस और इशाल के आंसुओं के बाद करा ज़ावियार के नाम पर निकला, मगर इशाल ने कसम खा ली कि बस चुन्नू ही कहेगी। लेकिन असल इम्तिहान तो रात को शुरू हुआ, जब चुन्नू ने अपनी आमद का बगला बजाया। रात के 3 बजे कमरे में सिर्फ बच्चे के रोने की आवाज़ गूंज रही थी, जो किसी सायरन से कम न थी। इब्राहिम गहरी नींद में था कि ईशान ने इसे ज़ोर से गोली मारी। उठो इब्राहिम, तुम्हारा बेटा रो रहा है, शायद इसे भूख लगी है या इसने अपने कपड़े खराब कर लिए हैं। इब्राहिम ने रोहांसू अंदाज में आंखें खोली और घड़ी की तरफ देखा। इशान, अभी आधा घंटा पहले तो तुमने इसे सुलाया था। ये बच्चा है या अलार्म क्लॉक जिसका बटन खराब हो गया है? इब्राहिम लड़खड़ाता हुआ उठा और बच्चे के पास गया, जो पूरी कुव्वत से चिल्ला रहा था, मेरा शहज़ादा चुप हो जाओ, पापा को सोने दो, कल दफ्तर जाना है। इब्राहिम ने इसे गोद में उठाया और लोरी देने की कोशिश की, मगर बच्चा चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। विशाल, इसे क्या हुआ है? ये चुप क्यों नहीं हो रहा? कहीं इसे मेरे नाम से तो चिढ़ नहीं? इब्राहिम ने झूलते हुए पूछा। ईशान ने कंबल में मुंह छुपाते हुए कहा, मुझे क्या पता, तुम बाप हो, तुम संभालो। मैंने 9 महीने उठाया है, अब तुम्हारी बारी है। इसे सैर करवाओ कमरे की, शायद खुश हो जाए। इब्राहिम बेचारा पूरी रात ज़ॉम्बी की तरह बच्चे को कंधे से लगाए कमरे के चक्कर काटता रहा। कभी वो दीवार से टकराता, तो कभी खिलौने से ठोकर खाता। और अब जब सुबह हुई तो इब्राहिम की हालत ऐसी थी जैसे वो किसी जंग से वापस आया हो। आँखों के गिर्द गहरे हल्के और बालों का घोंसला बना हुआ था। जबकि चुन्नू मियाँ सुबह होते ही ऐसे सुकून से सो गए जैसे रात भर इन्होंने तहज्जुद पढ़ी हो। बेगम सलमा नाश्ता लेकर आई और इब्राहिम का हुलिया देख हँस पड़ी। क्या हुआ बेटे, रात कैसी गुज़री? इब्राहिम ने कॉफ़ी का मग थामा और खाली नज़रों से बच्चे को देखा। अम्मी, ये बच्चा नहीं, ये एक छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। इसने मुझे एक रात में बूढ़ा कर दिया है। अभी इब्राहिम दफ्तर जाने के लिए अपनी टाई ठीक कर रहा था कि अचानक कमरे की फिजा में एक निहायत नागवार और तेज खुशबू फैल गई, जिसने इसके होश उड़ा दिए। इसने फौरन अपनी नाक पर रुमाल रखा और इशार की तरफ देखा, जो बड़े सुकून से बेड पर बैठी सेब खा रही थी और किसी मलका की तरह मुतमईन लग रही थी। इशार, लगता है तुम्हारे बेटे ने कोई कीमियाई धमाका कर दिया है। खुदा के लिए इसे साफ करो, वरना मैं दफ्तर जाने से पहले ही बेहोश हो जाऊंगा। इब्राहिम ने घुटे हुए गले से फरियाद की तो ईशान ने बड़ी बेरुखी से इनकार में सर हिला दिया। ना बाबा ना, याद करो हमारा मुआहदा। तुमने कहा था कि मुश्किल कामों में तुम मेरा साथ दोगे, और इस वक्त दुनिया का सबसे मुश्किल काम इस बम को नाकारा बनाना है। तो चलो शाबाश, ये लो साफ पैम्पर और शुरू हो जाओ। मेरा हिस्सा सिर्फ इसे लोरी सुनाने का है, गंदा काम तुम्हारे हिस्से का है। इसने पास पड़ा हुआ पैम्पर का पैकेट इब्राहिम की तरफ उछाला, जैसे इसने यूं कैच किया जैसे कोई जलता हुआ कोयला हो। इब्राहिम ने बेचारगी से अपने रोते हुए बेटे ज़ावियार को देखा और फिर अपने महँगे सूट को। या अल्लाह! ये कैसा इम्तिहान है? मैं इतनी मुश्किल से पढ़ाई की, बड़ी-बड़ी डिग्री डील्स की, मगर ये लंगोर बदलने की ट्रेनिंग तो किसी निसाब में नहीं थी। वो बड़बड़ाता हुआ बेड के करीब आया और बड़ी एहतियात से
بچے کی ٹانگیں ایسے پکڑیں جیسے کسی نازک کانچ کی گڑیا کو ہاتھ لگا رہا ہو۔ اف زافیار یار تم دودھ پیتے ہو یہ تیزاب، اتنی چھوٹی سی جان اور اتنا بڑا کارنامہ۔ ابراہیم نے ناک سکیڑ کر بچے سے شکایت کی، جو جواب میں مزید زور سے ٹانگیں چلانے لگا۔ ابراہیم ابھی ٹیپ کھولنے کی جدوجہد کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا اشال اپنا موبائل نکال لیا اور بڑی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ویڈیو بنا رہی ہے۔ بہت اچھے ابراہیم، ذرا ادھر دیکھ کر مسکرائیں۔ میں یہ ویڈیو بیچارے شوہر اور خطرناک مشن کے نام سے انٹرنیٹ پہ لگاؤں گی تاکہ دنیا دیکھے کہ بڑے بڑے افسر گھر میں کیسے ڈیوٹی دیتے ہیں۔ یہ تو وائرل ہو جائے گی۔ ابراہیم کے ہاتھ کانپ گئے۔ اشال خدا کا خوف کرو، بند کرو یہ کیمرہ، میری عزت کا فالودہ مت بناؤ۔ اگر میرے عملے نے یہ دیکھ لیا تو وہ مجھے سیلیوٹ کرنے کے بجائے ہنسیں گے۔ اس بھوکلاہٹ اور کیمرے کے ڈر سے اس نے جلدی میں پیمپر الٹا لگا دیا، اسٹیکر پیچھے کے بجائے آگے باندھ دیے، اور وہ ابھی اتنا ڈھیلا تھا کہ جیسے اس نے فخر سے بیٹے کو گود میں اٹھایا، پیمپر کسی پیراشوٹ کی طرح زمین پر آن گرا، اور زاویان نے آزادی کا جشن مناتے ہوئے ابراہیم کی قمیص پر ایک اور ننھی آبشار کر دی۔ اسی وقت احسن دروازہ کھول کر اندر آیا اور یہ منظر دیکھ کر دیوار کا سہارا لے کر ہنسنے لگا۔ بھائی، یہ آپ نے پیمپر پہنایا تھا یا بچے کو ہوائی جہاز بنایا تھا؟ لگتا ہے بھتیجے کو آپ کی ڈریسنگ سینس پسند نہیں آئی۔ ابراہیم گیلے کپڑوں کے ساتھ بت بنا کھڑا تھا اور اشال کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ ذمہ دار باپ بننے کا سفر اتنا آسان نہیں جتنا کتابوں میں لکھا ہوتا ہے۔ ہاں بھائی ابراہیم صاحب، شروع کیجیے، آپ کا کیا خیال ہے اس نئے منصوبے کے بارے میں؟ موز کی آواز سے ابراہیم بڑا کر اڑا، ذہن میں رات والی لوری گونج رہی تھی۔ اسی لیے فائل کھولتے ہی بڑے اطمینان سے بولا، دیکھیے سر، سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ لکڑی کی کاٹھی، کاٹھی پہ گھوڑا اور گھوڑے کی تم پہ جمارہ ہتھوڑا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا کہ اچانک احسن نے میز کے نیچے زور سے اس کے پاؤں پر لات ماری۔ جی سر، میرا مطلب ہے کہ ہمیں رفتار بڑھانی ہوگی جیسے گھوڑا بھاگتا ہے۔ پاس کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ابراہیم کا فون رونا نہیں منا، پاپا کے پاس پیسے نہیں ہیں، رنگ ٹون پر بج رہا۔ پاؤ سے سر پکڑ لیا اور بے اختیار ہنس پڑے۔ ابراہیم جاؤ، گھر جاؤ اور سو جاؤ ورنہ تم ہمیں بھی لوری سنا دو گے۔ ابراہیم شرمندہ سا گھر پہنچا تو اشال موم بتی لیے کھڑی تھی۔ یہ کیا ہے، بجلی گئی ہے؟ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں جناب، یہ کینڈل لائٹ ڈنر ہے۔ زاویار سو گیا ہے؟ اشال نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ابراہیم، جب زاویار بڑا ہوگا تو ہم ان دنوں کو یاد کر کے ہنسیں گے۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو اشال، یہ ہنگامے ہی تو زندگی ہیں، ورنہ خاموشی تو قبرستان میں بھی ہوتی ہے۔ وقت کو جیسے پڑ لگ گئے تھے۔ 5 سال پلک جھپکتے گزر گئے اور گھر کا نقشہ اب پوری طرح بدل چکا تھا۔ وہ گھر جہاں کبھی خاموشی کا راز تھا، اب وہاں ہر وقت ایک میٹھا شور گونجتا رہتا تھا۔ اتوار کی صبح تھی اور لاؤنج میں ایک چھوٹا طوفان برپا تھا۔ 5 سالہ زاویار صوفے کے اوپر چھلانگے لگا رہا تھا اور اس کے پیچھے 2 سالہ چھوٹی بہن زینب اپنی گڑیا گھسیٹتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ ابراہیم اخبار پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا کیونکہ زینب بار بار آ کر اخبار میں سراغ کر رہی تھی۔ زاویار بیٹا، خدا کے لیے نیچے اترو، ابھی تمہاری دادی آئیں گی تو عدالت لگ جائے گی، ابراہیم نے پیار سے ڈانٹا۔ تبھی کچن سے اشال ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے نمودار ہوئی۔ وہ اب پہلے سے زیادہ پروقار مگر وہی پرانی شرارتی اشال لگ رہی تھی۔ ارے رہنے دیں ابراہیم، بچوں کو کھیلنے دیں، ویسے بھی ابھی تو شروعات ہے۔ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور معائنہ خیز نظروں سے ابراہیم کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ ابراہیم چونکا۔ مطلب یہ کہ تیسرے کھلاڑی کی آمد متوقع ہے، اشال نے دھیرے سے بم پھوڑا۔ ابراہیم کے ہاتھ سے کپ رکابی میں جا گرا۔ کیا اشال، تم مذاق کر رہی ہو نا؟ ابھی تو ہم نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ ابراہیم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیوں؟ آپ بھول گئے ہیں میرا وعدہ؟ ابھی تو 9 باقی ہیں جناب، میں نے کہا تھا نا، پورے 12۔ ایشان نے کھلکھلا کر ہنسنا شروع کر دیا اور زاویار بھی ماں کی ہنسی دیکھ کر تالیاں بجانے لگا۔ اتنے میں بیگم سلمہ، جمال صاحب اور احسن، جو اب خود شادی شدہ تھا، وہاں آ گئے۔ کیا ہوا؟ کیوں ابراہیم کو ڈرا رہی ہو؟ بیگم سلمہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ امی دیکھیں نا، یہ پھر سے گھبرا رہے ہیں، میں نے تو بس ٹارگٹ یاد دلایا تھا۔ ایشان نے آنکھ ماری۔ ابراہیم نے اپنے پورے خاندان کو دیکھا، اپنے ہنستے مسکراتے والدین، شرارتی بچے اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اشال۔ اس نے گہری سانس لی اور مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے بیگم، تم جیت گئیں۔ اگر میری زندگی ایسی ہی خوبصورت اور ہنگامہ خیز رہنی ہے تو مجھے 12 بھی منظور ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگلی بار پیمپر تم بدلو گی۔ سب کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ گھر کی دیواروں سے خوشی کی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ یہ کوئی پریوں کی کہانی نہیں تھی جہاں سب کچھ پرفیکٹ ہو۔ یہ ایک عام سی لڑتی جھگڑتی، روتی ہنستی اور محبت کرتی فیملی کی کہانی تھی۔
اور ابراہیم کے لیے یہی اس کی اپنی فیری ٹیل تھی۔ اشال نے اس کے کندھے پر سر رکھا اور دھیرے سے بولی، میں نے کہا تھا نا، ہم سب سنبھال لیں گے، اور واقعی انہوں نے سب سنبھال لیا تھا۔ 1 درجن خوابوں کے ساتھ ختم شد۔